का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। ठीक ना। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अधिकांशतः वनडे एग्जाम या IBPCS या बिहार PCS या MP PCS या UPSC के थ्रू जितने एग्जाम होते हैं, ठीक ना, GS बेस्ड, उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आज हम लोग पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार को, कि मौलिक अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उनको पूरे अनुच्छेद को अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, उनका कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है संविधान में 12 से लेकर 35 तक है। ठीक ना। लेकिन जो अनुच्छेद 31 है बीच में आता है, हम लोग अनुच्छेद 31 को पढ़ते हैं, उसका संबंध राइट टू प्रॉपर्टीज है। ठीक ना। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। तो उस संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको निश्चित कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर के एक कानूनी अधिकार है। ठीक ना। तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग देखते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें क्या थे, 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक ना, 7 मौलिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त या निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, अगर हम लोग ब्रीफ में जानना चाहें छोटे स्तर पे, तो हम जानते हैं कि अगर अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23 और 24 का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 29 और 30 का संबंध संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से है, तथा 31 का जो संबंध है, 31 का संबंध संपत्ति का जो अधिकार था, जो हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ते थे, संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार है, अब उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 का जो संबंध है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक ना। फिर हम लोग 33, 34 और 35 भी पढ़ेंगे, तो देखेंगे कैसे ऐसे इनका क्या संबंध है। तो हम लोग जो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय जो रह गए हैं उनको हम लोग जानेंगे एक ब्रीफ सा छोटा छोटा, जैसे हम लोग अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। ठीक ना, छोटे स्तर पे। तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, और उन्हीं 6 को हम लोग को पढ़ना है। उन्हीं 6 को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन होंगे मौलिक अधिकार से संबंधित उन्हें हम लोग टैकल कर सकेंगे। ठीक ना। तो इन्हें जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी इनको कि कैसे है और क्या है। ठीक ना। तो हम लोग पढ़ने वाले थे कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो 6 मौलिक अधिकार में जो पहला है समता का अधिकार। ठीक ना, राइट टू इक्वलिटी की बात जब की जाती है तो हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 14 को, इसमें अनुच्छेद 15 को, अनुच्छेद 16 को, और हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 17 और 18 को। ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 14 का जो संबंध है वह क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति, ठीक ना, अगर कोई गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति है और इनके बीच कोई विवाद होता है, ठीक ना, अगर कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, उनके बीच कोई विवाद होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो कानून कहता है कि अगर गरीब आदमी का अगर हित होना है, ठीक ना, अगर गरीब आदमी जो है अगर अपने स्थान पर सही है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी, जबकि अगर अमीर आदमी अपने स्थान पर गलत है और वह अपने संपत्ति और अपने पावर के हिसाब से गरीब आदमी को दबाना चाहता है तो उसे कानून नहीं बख्शेगा, यानी कि उसे कहीं न कहीं दंडित होना है। ठीक ना। तो यही कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि गरीब और अमीर, ठीक ना, राजा रंक जो कुछ है, ठीक ना, सब लोग विधि के समक्ष सब लोग समान है। ठीक ना। और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधि के सामने, विधि के लिए, विधि के बारे में सबको संरक्षण मिलेगा। ठीक ना, किसी का हित हनन नहीं होगा। ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 15 का जो है कहता है क्या है, धर्म मौलिक वंश या मूल वंश, यानी कि रेस, ठीक ना, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई व्यक्ति है यानी उसकी जाति कुछ भी हो, ठीक ना, नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, ठीक ना, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, तो इसके संबंध में अगर कोई किसी स्थान पर जाता है, किसी पब्लिक प्लेस पे जाता है, ठीक ना, तो
तो उसको लेकर के, उसके जाति को लेकर, उसके जन्म स्थान को लेकर, उसके धर्म को लेकर, ठीक ना, उससे किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो यही कहता है कि अनुच्छेद 15, ठीक ना। तो हम लोग पाते हैं कि प्रोहिबिशन यानी कि उसका प्रतिषेध करता है, कि यानी कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जन्म स्थान का व्यक्ति, किसी भी लिंग का व्यक्ति अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं की जाएगी, ठीक ना। यानी कि वहाँ पे भी लोगों के बीच समानता होगी, ठीक ना। फिर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 16 को, अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन, ठीक ना। लोक नियोजन मतलब हो गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार या झारखंड सरकार या बिहार सरकार, किसी कोई भी सरकार या स्थानीय सरकार अगर कोई जॉब निकालती है, ठीक ना, अगर कोई जॉब निकालती है तो उसमें गरीब आदमी और अमीर आदमी सबको लोक नियोजन का संरक्षण मिलेगा, ठीक ना। लोक नियोजन का संरक्षण मिलेगा, यानी कि जो उस पद के योग्य होगा, वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक ना, सबको उस पद के योग्य माना जाएगा, ठीक ना। तो जो उस लायक होगा उसे वह पद दिया जाएगा, यानी कि उसको उस लोक नियोजन में नियोजित किया जाएगा। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अवसर की समानता, ठीक ना। सबकी अवसर क्या है, समान है, ठीक ना, ठीक ना। तो हम लोग देखे हैं कि क्या अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, लोक नियोजन से, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की क्या होगी, समानता होगी, ठीक ना। वो अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, किसी धर्म, किसी समुदाय का हो, ठीक ना, सबको लोक नियोजन में समानता मिलेगी, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समानता मिलेगी, ठीक ना, सबको अवसर की समानता होगी। हम लोग यही देखते हैं अनुच्छेद 17 का, तो अनुच्छेद 17 को देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 17 को हम देखते हैं, ये कहता है कि अनुच्छेद जो 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए। अस्पृश्यता मतलब समाज में कोई जाति, अस्पृश्य मतलब छूने योग्य, ठीक ना। अस्पृश्यता मतलब जो छूने योग्य न हो उसे हम लोग अस्पृश्य मानते हैं। तो समाज में यह कहता है अनुच्छेद 17 कि अस्पृश्यता नाम का कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए, ठीक ना। अगर कोई बहुत नीची जाति का, तो ऐसा नहीं है कि उसके छूने से तुम्हारी हड्डी छुआ जाएगी, चमड़ा छुआ जाएगा, तुम छुआ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद यही कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन या उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन या उन्मूलन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 का सब उद्देश्य है अस्पृश्यता का उन्मूलन से, यानी कि उन्मूलन या उन्मूलन होना चाहिए, यानी कि समाप्त होनी चाहिए। समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो जाति को लेकर के, ठीक ना, अस्पृश्यता को लेकर के, ठीक ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 17 का जो संबंध है अस्पृश्यता से संबंधित है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है, या अनुच्छेद 17 में कौन किस बात का उल्लेख किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में कभी कभी रिपीट भी किए जाते हैं, बार 2 बार 3 बार, किसी कभी मान लो बीपीएससी में पूछ लिया, कभी बीपीएससी में पूछ लिया, कभी एसएससी में पूछ लिया, ठीक ना, कभी एसएससी जीडी में पूछ लिया। तो ऐसा है कि मतलब इनको ध्यान रखना ही रखना होगा। यूपी पुलिस में पूछता है, एसआई में पूछता है, तो यूपीएसआई में पूछता है। तो ऐसे ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं इन्हीं को जानना है। अस्पृश्यता का जो संबंध है अनुच्छेद 17 से है, ऐसे क्या करना है, उन्मूलन करना है, यानी कि समाज में किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। कोई जाति ऊंची नहीं होती, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक ना। साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 18 को देखते हैं कि अनुच्छेद 18 का किससे संबंध है। तो अनुच्छेद 18 कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत होना चाहिए। देखिए हम लोग देखते हैं कि सेना में या शिक्षा क्षेत्र में, ठीक ना, सेना में या शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में, या ठीक ना, सेना के सेक्टर के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि उपाधियां दी जाती है, जैसे कर्नल का, ठीक ना, जनरल का, जो उपाधियां होती हैं ये उपाधि दी जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, ठीक ना। लेकिन हम लोग ऐसे अगर कोई मान लो कोई किसी एरिया का दबंग आदमी है और महाराजा धीराज टाइप का कोई टाइटल लगा लेता है, कोई उपाधि लगा लेता है,
तो इन चीज़ों का, ठीक ना, जो समाज में एक प्रकार की असमानता पैदा करती हैं, ठीक ना, समानता को भंग करती हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं लगा सकते हो आप, ठीक ना, मनमाना नहीं कर सकते हो। है क्या कि ऐसी जो चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो इस समाज में असमानता फैलती है, तो इन्हीं असमानताओं को कम करने के लिए अनुच्छेद 18 है। तो अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधि नहीं होनी चाहिए, ये नहीं मनमाना जो मन करे वह लगा लिए, ठीक ना, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। हम देखेंगे अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में हम लोग कई चीजें देखेंगे। अनुच्छेद 19 में हम लोग देखते हैं, ये जो होता है ये भाषण एवं भाषण, ये जो है अनुच्छेद 19 में ये भाषण एवं अभिव्यक्ति 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 की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं बी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि भाषण यानी कि अगर आप कोई विचार रखना चाहते हैं समाज में, जो समाज के लिए सकारात्मक होगा, ठीक ना, जो समाज को कहीं न कहीं बेनिफिट पहुंचा सकता है, लाभ पहुंचा सकता है, तो ऐसी चीज़ें आप समाज में रख सकते हो। अगर कुछ समाज में कुछ गलत हो रहा है तो आप ये कह सकते हो कि समाज में गलत हो रहा है और ऐसे ऐसे होना चाहिए और ये सही चीज़ है, ठीक ना। तो फिर हम लोग देखेंगे कि भाषण में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह क्या है, ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं कि फिर हम लोग देखते हैं जो बी है, अनुच्छेद 19 का जो बी है वह क्या कहता है, कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, यानी कि आप शांतिपूर्ण रूप से बगैर हल्ला गुल्ला किए, बगैर हिंसा किए, ठीक ना, अहिंसक तरीके से आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण सम्मेलन सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। फिर हम लोग देखते हैं कि यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई किसी अधिकार का हनन हो रहा है समाज में, ठीक है, कि मान लो कि कोई जाति है उसको बार बार दबाया जा रहा है कि अब तुम नीचे हो या तुम्हें ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो है क्या, उस चीज़ को उजागर करने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए आप अहिंसक तरीके से, ठीक ना, विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक ना, अहिंसक तरीके से, हिंसक नहीं अहिंसक तरीके से, ठीक ना। तो जो अहिंसक प्रदर्शन होगा वो क्या होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें, देखते हैं सी के बारे में। 1980 का जो संबंध है वो संगठन संघ या हम लोग संघ बना सकें, संगठन बना सकें, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, बगैर शस्त्र के हम लोग बनाएंगे। सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार होता है, ठीक है, सरकार को, यानी कि जो कोऑपरेटिव जो समिति जो गाँव ग्रामीण स्तर पे देखते हैं हम लोग कि जो कोऑपरेटिव जो समिति होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव कमेटी जो होती है, ठीक ना, तो वो जो क्रिएट करने की जो जैसे संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, बनाने के जो अधिकार होते हैं वह भी हम लोग 19 में पढ़ते हैं, ठीक ना। क्या है, संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। क्या है, संघ, समिति या संगठन बनाने का जो अधिकार है कि अधिकार या स्वतंत्रता, वो हम लोग 19 में पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये मतलब इसका मतलब क्या समझते हैं कि संघ जो है, मान लो अगर हम लोग व्यापारिक जो संगठन होता है, संघ होता है, सहकारी समितियां होती हैं ग्रामीण स्तर पे एक दूसरे की सहायता करने के लिए, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं वह भी इन्हीं के तहत आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक ना। तो ऐसा है। फिर हम लोग देखते हैं 19D को, 19D का जो संबंध है वो किससे है, तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी जगह पे आप भारत में कहीं भी अबाध संचरण कर सकते हो। अबाध संचरण मतलब बगैर रोक टोक के, ऐसा नहीं है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें भी घुस जाए, ऐसा नहीं है। अगर जो नॉर्मल कंडीशन में है, वाकई में जो घूमने के योग्य है, जहाँ पे आप घूम सकते हो, ठीक है, जो सरकार के द्वारा या किसी भी स्थानीय सरकार या स्टेट सरकार, ठीक ना, के द्वारा अगर प्रतिबंधित नहीं है तो उन स्थानों पर आप जा सकते हो, घूम सकते हो बगैर
रोक टोके, यानी कि अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता होती है। तो हम क्या कहते हैं, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 19 को, तो अनुच्छेद 19 में हम लोग अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे, जिसका संबंध है भारत के किसी भाग में निवास करने में बस जाने के अधिकार से है, ठीक ना। यानी कि भारत में आप कहीं जाते हो बहुत दूर दराज में, ठीक ना, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ठीक ना, कर्नाटक, तमिलनाडु या अदर स्टेट में कहीं जाते हो, अगर ऐसा लगता है कि वो जगह रहने के योग्य है तो वहाँ पे बस सकते हो, ठीक ना। और बसने का, अस्थायी निवास करने का कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक ना। हालांकि वो स्थान किसी सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार या स्टेट सरकार या सेंट्रल सरकार जो है, ठीक ना, उसके द्वारा प्रतिबंधित ना हो, ठीक ना। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। फिर हम लोग के बाद एफ पढ़ेंगे। एफ क्या है, एफ अनुच्छेद 19 एफ का जो संबंध है, अनुच्छेद 19 एफ का जो संबंध है वह संपत्ति के अधिकार से है, संपत्ति का अधिकार। जबकि हम लोग जानते हैं 1978 में, ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक ना, 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक ना। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक ना। तब से अनुच्छेद 19 के बाद एफ को पढ़ना चाहिए, जबकि हम लोग एफ को नहीं पढ़ते हैं, और एफ के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक ना। और जी का जो संबंध है, अनुच्छेद 19 का संबंध जो है, कहता है कि कोई वृत्ति मतलब कोई व्यवसाय, उपजीविका, वृत्ति मतलब प्रोफेशन, उपजीविका, व्यवसाय, ठीक ना, व्यवसाय और व्यापार करने का अधिकार। यानी कि आप कहीं भी जाते हो, अगर लगता है कि व्यापार किया जा सकता है, ठीक ना, तो कोई भी व्यापार, पकौड़े तल सकते हो, जैसे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलो, रोजगार है, ठीक ना। तो आज के दौर में पकौड़े तलना कितना बेनिफिट का काम है आपको बढ़िया समझते होगे, ठीक ना। और पकौड़े तलने वाले की हालत क्या है आपको बढ़िया जानते होगे। इसके अलावा आप कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हो, जैसे लैंड लीजिंग में काम कर सकते हो आप, ठीक ना, रियल इस्टेट में काम कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम सकते हो, ठीक ना। तो ये सब काम किया जा सकता है। पढ़ाई का प्रोफेशन अपना सकते हो, पढ़ाने का, ठीक ना, टीचिंग का, ठीक ना। तो ये सब प्रोफेशन अपना सकते हो आप। जो अनुच्छेद 19 से है, जी का संबंध है, वह कहता है कि कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हो, सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। हालांकि ऐसा प्रोफेशन ना हो कि आप पटाखे बनाने लगो जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय है वो नहीं कर सकते हो आप, ठीक ना। जैसे बिना मतलब का मिसाइल बना के अपने आप छोड़े जा रहे हो एकदम, ठीक ना, मिसाइल मैन बनना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बगैर से, जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित वृत्ति है, जो व्यवसाय, जो प्रोफेशन है, उनको नहीं अपना सकते हो। जबकि जो सरकार द्वारा अप्रूवल मिल सकता है, जिन व्यवसाय का, जिन व्यापार का, ठीक ना, जिन उपजीविका का, तो उनको आप कर सकते हो, ठीक। इतना हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19 ई और ई जी में एफ का हम लोग संबंध जो है पढ़े हैं संपत्ति के अधिकार से, जो सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निरसित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक ना। तो हम लोग अनुच्छेद 19 तक पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20, 21 और 21A और 22 को, ठीक ना। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 20 को। तो अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 20 का संबंध है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की जो बात की जाती है वो 3 प्रकार के संरक्षण की बात है, ठीक ना। एक है अनुच्छेद 20(1) है, अनुच्छेद 20(2) है, अनुच्छेद 20(3) है, ठीक ना। क्लाज है आर्टिकल 20 क्लास 1, आर्टिकल 20 क्लास 2, आर्टिकल 20 क्लास 3, ठीक ना। तो हम लोग कहते हैं जो आर्टिकल 20 क्लास 1 की जो बात है वह कहता है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, यानी कि आप अपराध करते हो 1 जनवरी 2022 को, ठीक ना। सरकार कोई कानून बनाती है 1 जनवरी सन 2023 में, ठीक ना। तो वह जो कानून उतने समय बाद बनेगा, ठीक ना, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। अगर जो आज अपराध किए हो, अपराध कहीं किसी कानून में उल्लिखित नहीं है, लेकिन आज के बाद जो कानून बनेगा अगर उसमें इस अपराध की जिक्र होती है, तो ऐसा नहीं कि उस कानून के हिसाब से आप जो पहले कर चुके हो उसमें आपको दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो
कानून पीछे आकर के आपको दंडित नहीं कर सकता है, अगर वर्तमान समय में किसी आप कानून का उल्लंघन नहीं करते हो तो, ठीक ना। तो इसका संबंध इससे है, ठीक। फिर अनुच्छेद हम लोग 22 को पढ़ते हैं, तो कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब ये है कि अगर एक अपराध के लिए कानून में अगर एक सजा का उल्लेख है तो आपको एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी है, ठीक ना, अगर अपने विभाग में अगर कोई गलत काम करता है तो होता क्या है, अगर कानून में ऐसा उल्लिखित है कि उसको उस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक ना, उसको उस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक ना। एक अपराध है, ठीक ना, एक अपराध के लिए सजा है, उसको उस पद से, जिस पद पे है वो उस पद से हटा दिया जाएगा। तो इसके अलावा वो यह नहीं कर सकता है, अगर कानून में यह उल्लिखित है तो अगर, ठीक ना, यह वह नहीं कर सकता है कि हटाने के साथ साथ वह आपको जेल में बंद कर दे, आपको वहाँ पे शारीरिक रूप से दंडित किया जाए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो यही कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि आपको पद से हटाना होगा तो पद से हटा देगा, आपको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर शारीरिक दंड दिया जाता है कानून के विरुद्ध जाकर के, तो इससे आपको संरक्षण दिया जाता है, ठीक ना। फिर अनुच्छेद 23 की बात जो है, अनुच्छेद 20 क्लास 3 की बात जब करते हैं हम लोग, तो कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, ठीक ना। यह कहता है कि अगर कोई अपराधी है, अगर हमने मान लो मैंने या आपने अपराध किया है, ठीक ना, अगर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो अपने प्रति ही गवाही नहीं देना है, ठीक ना। इससे संरक्षण मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रेशराइज करे, ठीक ना, प्रेशर दे, ठीक ना, कहे कि आप अपने विरुद्ध ही, ठीक ना, अपने विरुद्ध गवाही दो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। इससे आपको संरक्षण मिलता है, आप अपने बचाव में कुछ कर सकते हो, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 21 को, अब हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। इसका मतलब ये होगा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक ना। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह किसी भी व्यक्ति को, ठीक ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, ठीक ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, ठीक ना। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो उसे प्राण एवं दैहिक जो उसकी प्राण है, उसका जो जीवन है, ठीक ना, उससे मुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जो इसमें व्यक्ति शब्द का जो उल्लेख है, व्यक्ति शब्द का उल्लेख जो है, इसका संबंध केवल नागरिक से नहीं है बल्कि नागरिक प्लस गैर नागरिक से भी है, ठीक ना। अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है, अगर भारत में कुछ ऐसा कुछ काम कर देता है जो विधि द्वारा सारी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा लगता है कि उसकी जान, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, तो उसे किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन हाँ, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक ना, तो इसके द्वारा ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 का संबंध इससे है। फिर अनुच्छेद हम लोग अगर हम पढ़ा कि इसमें फिर अनुच्छेद 21 हम पढ़ते हैं कि निजता का जो अधिकार है, निजता का जो अधिकार, ठीक ना, वो प्राइवेसी, ठीक ना, ठीक ना। तो निजता का अधिकार में अनुच्छेद 21 में पढ़ते हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले 21 का संबंध, अनुच्छेद 21 का संबंध राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार राज्य विधि का अधिन निर्धारित करे, ठीक ना। यानी कि राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देना ही देना होगा, ठीक ना। अगर राज्य उस देने की जो प्रक्रिया है जो निर्धारित करेगी उसके तहत ही दी जाएगी। तो इतना हम लोग जान चुके हैं अनुच्छेद 21 के बारे में, अनुच्छेद 21 क के बारे में। अनुच्छेद 21 क की अगर बात करें हम, तो अनुच्छेद 21 क कब जोड़ा गया था संविधान में? 21 क जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक ना। तो अनुच्छेद 21 का मूल संविधान में नहीं था बल्कि यह बाद में जोड़ा गया है। कब? 2002 में। कब? कैसे? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा या तहत। अब लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 22 को हम लोग पढ़ेंगे, संबंध है। अनुच्छेद 22 हम लोग ये पढ़ते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक ना। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात की जाती है।
तो इसमें 3 प्रकार के संरक्षण या 3 प्रकार के अधिकार की बात की गई है। तो पहला है अपनी रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। ठीक ना। तो पहला है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। मतलब ये है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है तो उससे आप कारण जान सकते हो कि आप हमें क्यों गिरफ्तार किए हो। ठीक ना। दूसरा है कि अपनी रुचि के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार। अपने संरक्षण में आप अपने मामले को, अगर विधि की जानकारी नहीं है, आप विधि की लॉ की डिग्री नहीं लिए हो, तो किसी वकील को अगर आप हायर करते हो तो आप वकील को हायर करते हो तो अपनी बात बताओगे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, अपनी मामला प्रस्तुत करोगे उसके समक्ष। ठीक ना। फिर तीसरा कहता है कि 24 घंटों में अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन बाद आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसा नहीं है। जबकि 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा। किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक ना। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करेगा क्या पुलिस अधिकारी आपको। ठीक ना। तो अनुच्छेद 22 इतना है। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। हम लोग मौलिक अधिकार का अगला चैप्टर होगा, उसमें मौलिक अधिकार का चैप्टर 2 जो होगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 को भी पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे। फिर 32 को जानेंगे, 33 को जानेंगे, 34 और 35 को जानेंगे। ठीक ना। तो इतना आप लोग इसमें पढ़िए। ठीक ना। और साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक ना। इतना तो करिएगा। और साथ साथ बेल आइकन भी दबाइएगा। बेल आइकन मतलब घंटा। ठीक। साथ अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।